नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइन। स्वागत है आपका मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की रोमांचक चुनावी कहानी में। यह सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि मिथिला की परंपरा और राजनीतिक बदलावों का दर्पण भी है। दरभंगा से अलग होकर बना यह जिला आज दुनिया भर में अपनी मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की राजनीति की तस्वीर भी किसी पेंटिंग से कम रंगीन नहीं। मधुबनी विधानसभा दरभंगा प्रमंडल का दिल है। कभी यह इलाका वामपंथ का गढ़ माना जाता था, मगर वक्त के साथ साथ यहाँ की हवा बदलती गई। अब यहाँ कई दल अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीट की खासियत यही है कि यहाँ लोग पार्टी नहीं बल्कि नेता के नाम पर वोट देते हैं। आइए चलते हैं 1951 में, जब इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए। तब से ही मधुबनी के मतदाताओं ने दिखा दिया कि वे किसी एक पार्टी के साथ बंधे नहीं रहेंगे। यही वजह है कि हर चुनाव में यहाँ का समीकरण बदलता रहा। साल 2000 आया, फिर यहाँ की राजनीति में एक बड़ा नाम उभरा, रामदेव महतो। उन्होंने पहली बार जीत हासिल की और इस सीट पर अपनी पकड़ बना ली। फरवरी 2005 के चुनाव में भी वही विजय रही। फरवरी में सरकार नहीं बनी तो अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुए और जनता ने एक बार फिर से रामदेव महतो को ही चुना। लगातार 2 बार जीत ने उन्हें इस क्षेत्र का बड़ा चेहरा बना दिया। 2010 का चुनाव बेहद रोमांचक था, क्योंकि आरजेडी के रामदेव महतो ने आरजेडी के नैयर आजम को मामूली अंतर से हराया। बीजेपी को मिले 44,817 वोट, जबकि नैयर आजम को मिले थे 44,229 वोट। वहीं जीत का अंतर सिर्फ 588 वोट का। यह मुकाबला बताता है कि यहाँ जनता कितनी सोच समझकर फैसला करती है। 2015 में कहानी बदली। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के समीर कुमार महासेठ ने रामदेव महतो को हरा दिया। आरजेडी को मिले 76,823 वोट, जबकि बीजेपी को मिले 69,519 वोट। वहीं समीर कुमार की यह जीत आरजेडी के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुई। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के नैयर आजा रहे, जिन्हें 3,874 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार विजय को 2,529 वोट मिले थे। 2020 में भी मधुबनी के लोगों ने समीर कुमार महासेठ पर भरोसा जताया। उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ को हरा दिया। वहीं समीर कुमार को मिले 71,332 वोट, जबकि सुमन कुमार को मिले थे 74,237 वोट। जीत का अंतर रहा 6,814 वोट। यही दिखाता है कि समीर कुमार ने अपने काम से जनता का विश्वास जीत लिया। अब बात करते हैं यहाँ के जातीय समीकरण, जो हर चुनाव में बड़ा रोल निभाते हैं। ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा संख्या में चुनाव का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं यादव मतदाता दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा समूह। अति पिछड़ा समाज लगभग 6 लाख वोटर, जो किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं दलित वोटर करीब 2 लाख, जिनका समर्थन जीत हार तय कर सकता है। मधुबनी विधानसभा में कुल मतदाता हैं 2,93,834। पुरुष मतदाता हैं 1,56,010। वहीं महिला मतदाता हैं 1,37,799। ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ महिलाएं भी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मधुबनी का इलाका सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन समस्याएं भी कम नहीं। बाढ़ नियंत्रण, सड़कों की मरम्मत, रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के ये वो मुद्दे हैं जो हर चुनाव में वोटरों के फैसले को प्रभावित करते हैं। अगर आप 1951 से अब तक का पैटर्न देखें तो साफ है, यहाँ कोई स्थायी विजेता नहीं है। कभी वामपंथ तो कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी।
यहाँ जनता सिर्फ काम देखती है। नेता चाहे कोई भी हो, काम न करने पर बदलना जनता को आता है। अब सबकी नजर 2024 पर है। क्या समीर कुमार महासेठ अपनी पकड़ बनाए रखेंगे या बीजेपी दोबारा वापसी कर पाएगी, या कोई नया चेहरा मैदान में उतरकर सबको चौंका देगा? अगला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। चुनावी राजनीति के अलावा मधुबनी का जिक्र मधुबनी पेंटिंग के बिना अधूरा है। यह कला आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है और यहाँ की पहचान बनी हुई है। वहीं राजनीति हो या संस्कृति, मधुबनी दोनों में अपनी छाप छोड़ती आई। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी मधुबनी विधानसभा सीट की पूरी दास्तान। मधुबनी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है इसकी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और विश्व विख्याति मधुबनी पेंटिंग। लेकिन मधुबनी की पहचान केवल कला और संस्कृति तक सीमित नहीं, इससे राजनीति की दुनिया ने भी अलग स्थान बना लिया है। यहाँ का चुनावी इतिहास हमें यही बताता है कि जनता जब चाहे राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। कभी बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ अपना परचम लहराया, तो कभी नए चेहरे को जनता ने मौका दिया। हर बार मुद्दे बदलते रहे। कभी किसान अपनी समस्याओं को चुनावी बहस का केंद्र बनाए रहे, तो कभी बेरोजगारी और शिक्षा ने चर्चा को दिशा दी, तो कभी बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और स्वास्थ्य को लेकर लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। मधुबनी की राजनीति में एक खास बात यही रही कि यहाँ संस्कृति और राजनीति साथ साथ चलते हैं। चुनावी प्रचार हो या जनसभाएं, उनमें मिथिला की परंपराओं की झलक हमेशा देखने को मिलती है। यही वजह है कि मधुबनी विधानसभा सीट की कहानी सुनना बिहार की राजनीति को समझने का एक अनोखा अनुभव भी है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम मधुबनी की कहानी को समेटते हैं, अब समय है अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का, और अगला पड़ाव है राजनगर विधानसभा से। राजनगर की राजनीति उतनी ही दिलचस्प है जितनी मधुबनी की। यह इलाका भी मिथिला की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ा हुआ है। यहाँ के समाज और राजनीति का रिश्ता काफी गहरा है। राजनगर विधानसभा सीट ने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी यहाँ राष्ट्रीय दलों का दबदबा रहा, तो कभी स्थानीय नेताओं ने जनता का भरोसा जीतकर अपना नाम रोशन किया। अगले एपिसोड में हम आपको राजनगर का चुनावी इतिहास सुनाएंगे, बताएंगे कि वहां किन नेताओं ने लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाए रखा और कब जनता ने बदलाव की ओर कदम बढ़ाया। हम यह भी जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे किस तरह बदलते रहे। कभी खेती किसानी सबसे बड़ा सवाल बना, तो कभी शिक्षा और रोजगार ने चर्चा में जगह बनाई, तो कभी सामाजिक संतुलन और स्थानीय समीकरणों ने राजनीति की दिशा तय की। लेकिन राजनगर की कहानी केवल चुनाव तक सीमित नहीं। वहाँ के सांस्कृतिक धरोहर, लोकगीत और परंपराएं और त्योहार भी इस दास्तान का हिस्सा होंगे, क्योंकि राजनीति को समझने के लिए जरूरी है कि उस समाज की समझ हो और जो राजनीति को जन्म देता है। तो दोस्तों, अगर मधुबनी की दास्तान ने आपको प्रभावित किया है, तो यकीन मानिए कि राजनगर की कहानी भी आपको उतनी ही दिलचस्प और रोमांचक लगेगी। हम वहाँ के इतिहास, राजनीति और समाज की परतों को खोलकर आपके सामने रखेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा मधुबनी की कहानी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, क्योंकि आपकी राय ही हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए राजनगर विधानसभा सीट की इंतजार करें पूरी कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।